हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम जो हमारा 1000 भारतीय संविधान का सीरीज चल रहा था उसका आज तीसरा वीडियो है। तो आपका समय ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं। तो ये सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे 1000 प्रश्नों का सीरीज है भारतीय संविधान। फिर इसी तरह इतिहास, भूगोल का भी चलेगा। सब एक साथ धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अभी एक स्टार्ट हो गया है, फिर कुछ दिन बाद इतिहास का भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर भूगोल का भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपका जीएस जो है तैयार हो जाए अच्छे तरीके से। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप हर एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। तो ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। तो जो एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है कि भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो कहाँ से अपनाई गई थी? ब्रिटेन से अपनाई गई, या इंग्लैंड भी बोल सकते हैं इसी को, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए से क्या अपनाया गया था? पहला चीज़ हमारा मूल अधिकार। क्या था? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिका से। फिर अगर हम उपराष्ट्रपति का पद की बात करें, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात करें, या उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, ये सभी जो है यूएसए से ही लिया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। और फिर कनाडा की बात करें तो जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? वो कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था जो है हमारा भारत का, कहाँ से लिया गया है? वो कनाडा से लिया है। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार की। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा संघीय सरकार। तो संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। तो संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान में किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। धारा 28, धारा 32, धारा 23, धारा 30। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, धारा 32। तो धारा 32 में ही इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के हनन का जो मामला होता है वो सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 32 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है, सा शरीर प्रस्तुत करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रतीक्षा, उत्प्रेषण। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट के अंतर्गत ही ये कहा जाता है शरीर प्रस्तुत करो। तो जो भी व्यक्ति होता है जिसको बंदी बनाया जाता है, तो न्यायालय क्या करता है, ये कहता है उस अधिकारी से जो बंदी बनाता है व्यक्ति को, तो उसको आदेश दिया जाता है इसे 24 घंटे के अंदर जो है प्रस्तुत किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ये शाब्दिक अर्थ इसका होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, शरीर प्रस्तुत करो। तो सही ऑप्शन ए होगा इसका। प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कानूनी अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। इसको जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार में लाया गया, और वो भी अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसे लाया गया और इसे संपत्ति का अधिकार दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 300 का में इसे जो है कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। संपत्ति के अधिकार को पहले ये मौलिक अधिकार था। अगला है, मूल अधिकार संशोधन के किस भाग से संबंधित है? तो मूल अधिकार किस भाग से संबंधित है? भाग 4, भाग 2, भाग 3, भाग 1। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? तो इसका सही ऑप्शन होगा भाग 3। भाग 3 मूल अधिकार को, इसमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है भाग 3 में। तो संविधान के भाग 3 में भाग 3 किससे संबंधित है? ये मूल अधिकारों से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार से है। और फिर भाग की बात करें तो ये नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से। तो इसको आप याद रखिए। और भाग 4 की बात करें तो ये मूल कर्तव्य की है। क्या है? मूल कर्तव्य। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ये सब जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा सके। जितने क्वेश्चन हम यहाँ लिए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। 39वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, और फिर अगला है 44वें संविधान संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी लोग जानते होंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? कमेंट करिए इसको। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? 42वां। क्या है? 42वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में शामिल किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो वो था 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। अगर हम 44वें संविधान संशोधन की बात करें
तो 44वें संविधान संशोधन, इसके ऊपर हमने बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है 300 का में रखकर उसको कानूनी अधिकार, पहले ये मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर उसे कानूनी अधिकार में लाया गया और 300 अनुच्छेद 300 का में रखा गया था उसको। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 82वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो है 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी, 86वें संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ था। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन हम लाएंगे वो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और ये भी एक बात करें अगर मूल कर्तव्य की, तो ये कहाँ से लिया गया था इसकी बात। तो जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ रूस से जो है संविधान में शामिल किया गया था। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस समिति द्वारा जो है किसकी समिति के सिफारिशों के आधार पर जो है संविधान में इसको शामिल किया गया था मूल कर्तव्य को? तो वो होगा स्वर्ण सिंह समिति। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व कराने का यही मकसद होता है कि एक क्वेश्चन सॉल्व कराएं और उससे 2 से 3 क्वेश्चन निकल कर सामने आए, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लगभग सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, राष्ट्रपति होता है। तो संघीय कार्यपालिका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो वैसे अगर बात करें तो जो कार्यपालिका होती है तो ये नाम मात्र का जो है इनको शक्ति प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को नाम मात्र की शक्ति होती है। लेकिन अगर वास्तविक शक्ति की बात करें तो वो प्रधानमंत्री को मिलता है। प्रधानमंत्री जो होता है उसको वास्तविक शक्ति प्राप्त होता है, कार्यपालिका के प्रति जो है वास्तविक शक्ति मिलती है शासन चलाने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों आप याद रखिए। वास्तविक शक्ति की बात करें अगर, तो ये राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र की शक्ति होती है और प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है संघीय कार्यपालिका के प्रति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर ये भी बात करें कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद जो है 52 में, किसमें? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। कौन सा? अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर क्या कहते हैं उसको? महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है चलती है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? वो होती है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? किसकी बात की गई है? संघीय कार्यपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये भी अनुच्छेद की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है 52 से 78, ऑप्शन बी है 50 से 70, सी है 60 से 80, फिर है अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संघीय कार्यपालिका
के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? तो अगर इसके ऊपर आपने ध्यान दिया होगा तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अनुच्छेद 52 से 78 में जो है संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 52 से 78 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान जो है हटाया गया था? इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, वाजपेयी सरकार। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा मोरारजी देसाई सरकार। तो मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। मोरारजी देसाई सरकार, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 48 में। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका कि किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो है नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम 42वें की बात करें तो 42 में क्या दिया गया है? इसके तहत जो है काम की न्याय संगत और जो मनोचित दशाएं हैं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 42 में। और फिर 46 की बात करें तो 46 में क्या है? इसके तहत जो SC ST होते हैं और अन्य दुर्बल वर्ग होते हैं उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना होता है। तो ये अनुच्छेद 46 से संबंधित है। और 48 की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशु के संगठन से संबंधित जो है ये अनुच्छेद 48 है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद और इम्पोर्टेंट आने वाला है। इसके बाद पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42। तो पंचायती संगठन, पंचायतों का जो गठन का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 में। तो अनुच्छेद 40 में जो है उसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। कौन सा पंचायत? ग्राम पंचायत। यहाँ पर छूट गया था, यहाँ पर लिख लीजिएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में। तो अनुच्छेद 40 सही ऑप्शन है। अगर हम अनुच्छेद 30 की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें जो है ये कहा गया है कि जो शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और उस पर प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 30 इसमें जो है अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिया गया है कि वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसमें प्रशासन कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 30 में कहा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 30। अगला है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48 का में। इस सही ऑप्शन क्या होगा? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान जो है
किस अनुच्छेद में किया गया? यह है ऑप्शन डी, सही आंसर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 48 का में जो है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में किया गया है। और इसके पहले 48 में क्या हमने बताया था? कृषि और पशुपालन। क्या बताया था? कृषि एवं पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 48 में किया गया है। 48 का में पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रावधान 48 का में किया गया। दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा। तो किसके द्वारा जो है मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है? सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब भी हमारे देश में कोई आपातकाल जैसी स्थिति आती है तो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उसको जो है राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और आता है कि 2 अनुच्छेदों जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको छोड़कर वो निलंबित कर सकता है। एक होता है हमारा अनुच्छेद 20 और एक होता है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है आपातकाल की स्थिति में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए ही बना है? ऑप्शन ए है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? वैसे आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सही ऑप्शन लगा सकते हैं इसमें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो जो अभिव्यक्ति का अधिकार होता है तो ऐसा मूल अधिकार है वो केवल भारत के नागरिकों के लिए ही बना है। अगर कोई दूसरे देश से आता है तो उसे अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, केवल भारत के नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। लेकिन जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी सबको होता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी सबको है और समानता का अधिकार भी सबके लिए है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? संसद, प्रेस और समाचार पत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेस एवं समाचार पत्र को। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो चौथी सत्ता का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्र के लिए किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में जो है इसमें जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता को बताया गया है। एक होता है वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी बताया गया है। इसमें जो अनुच्छेद 1 का में है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किया गया है। इसी के तहत जो है सूचना के अधिकार को भी निहित माना जाता है। जो RTI होता है सूचना का अधिकार वो इसी के अंतर्गत आता है, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 1, अनुच्छेद 19 का 1 तो ये आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, 1 का लिख सकते हैं। अनुच्छेद 1 का इसी के अंतर्गत जो है
प्रेस की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है 19(1) का में। तो चौथी सत्ता जो है किसको कहा जाता है? प्रेस और समाचार पत्र को। इसको आपको याद रखना है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मानव के दुर्व्यापार, मतलब मानव का जो तस्करी होता है, मानव का जो बेचा और खरीदा जाता है मानव को, उसी को बोलते हैं मानव तस्करी या मानव के दुर्व्यापार। और बलात्श्रम मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको श्रम जैसे कार्यों में लगाया जाता है, तो उसको प्रतिबंधित किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 में। तो अनुच्छेद 23 के तहत मानव के व्यापार और बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। तो बाल श्रम और मानव के दुर्व्यापार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो जितने भी हम बता रहे हैं अनुच्छेद, वो सभी इम्पॉर्टेंट है। जितने भी बताएंगे उससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। और फिर हम अगर अनुच्छेद इसकी बात करें, अनुच्छेद 24 की, तो इसमें जो है कारखानों में या जोखिम भरे कार्यों में जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनको भी प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अगर बच्चा 14 वर्ष से कम है तो उसे कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में आप नहीं लगा सकते हैं। ऐसा करने पर आपको दंडित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या कहा गया है इसमें कि कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। और अगर हम 25 की बात करें, अनुच्छेद 25 में, तो इसमें जो है धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म को, और इसका प्रचार भी स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। तो प्रचार करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आप 21 के बारे में जानते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 का, यहाँ पर 21 केवल लिखा है, लेकिन 21 का में क्या है? शिक्षा का अधिकार दिया गया है, RTE, राइट टू एजुकेशन बोला जाता है, शिक्षा का अधिकार, RT। अनुच्छेद 21 का में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 21 का इसमें RTE, राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है 21 का में। और इसमें क्या कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, आयु वर्ग के बच्चे, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो किसके अंतर्गत? 21 का शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत ये कहा गया है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इससे आपने देखा 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन गया। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में, 30 में, 32 में, 34 में। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 29। तो सही ऑप्शन है क्या है? अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 29 में किया गया। और अभी हमने अनुच्छेद 30 के बारे में बताया था कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थान की स्थापना और उसमें प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 30 के तहत। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था, इसको आप याद रखिए। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा हमारा आज का वीडियो, जो हम भारतीय संविधान से 20 क्वेश्चन लेकर आए थे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियो बनाने के लिए।
तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।